राधे राधे बच्चा लोगों, क्या हालचाल। सब बढ़िया ही होगा। साइंस साहिल सर और राहुल सर ने संभाल रखी है, मैथ सचिन सर ने संभाल रखी है। लेकिन साहिल सर और राहुल सर कह रहे थे कि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ग्रेविटेशन में, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत बच्चों को ग्रेविटेशन करा दें। अब ग्रेविटेशन ये जो चीज है ये आई कहां से, ठीक है। अब हमने आपसे बोला कि भैया एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, तो ये सोचते ही जैसे हम ये नाम बोलते हैं तो एक सर का नाम हमारे सामने आता है, वो है सर न्यूटन। न्यूटन सर एक बारी बड़े आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। उनके ऊपर आके सेब गिरा। उन्होंने सोचा ये जो टपक से मेरे ऊपर चीज आके गिरी है, ये गिरी क्यों। उन्होंने कहा अगर कोई भी चीज, देखिए इस वाले डायग्राम में ये राहुल सर ने बनाया है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। पहली चीज, एक तो उन्होंने अर्थ दिखाई, दूसरा उन्होंने ये सेब दिखाया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जो सेब है उसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि सर न्यूटन ने जब देखा कि उनके ऊपर ये चीज गिरी, ये ऑब्जेक्ट जब उनके ऊपर गिरा अर्थ पे, तो उन्होंने कहा अर्थ क्या उस चीज को अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि वो जानते थे फोर्स जो चीज है वो धक्का देना या खींचना ही हो सकता है। तो यहां पे अर्थ ने उसको खींचा। वो कही ये क्या चीज है, कहां से आई ये चीज, क्यों आई ये चीज। तो उन्होंने देखा कि क्या सिर्फ सेब गिर रहा है, जैसे मैं इस मार्कर को गिराऊं तो मार्कर गिर गया, तो ये क्यों गिरा मार्कर, क्या इसके पास खास बात थी इस मार्कर के पास। तो हमने देखा कि सिर्फ वो चीजें ही गिर रही थी, या सर न्यूटन ने देखा कि सिर्फ वही चीजें गिर रही थी जिनके पास मास है। अगर हम भी उछलते हैं तो हम वापस अर्थ पे आते हैं, उसका मतलब क्या है, हमारे अंदर मास है। तो यहां पे एक चीज आई, सबसे पहली चीज आई कि ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन एक फोर्स है। अच्छा, दूसरी बात, ग्रेविटेशन की खास बात है ये सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं कर रही, ठीक है। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। चलिए, तो हमने ग्रेविटेशन के बारे में क्या क्या जाना। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कहां लगती है, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगती है। अच्छा, तो इसको हम सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं, सेंटर पे लगने वाली फोर्स। छोटी छोटी बातें समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कब लगती है और कब कम या ज्यादा लगती है, जी मास पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता है ये कम लग रही है या ज्यादा लग रही है। और कोई खास बात ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हमने सर न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। पहली बात, पूरे ब्रह्मांड में लगती है ये, और हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मार्कर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, सब चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये बात हमारे समझ में आई इस स्टेटमेंट से। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो उन्होंने कहा ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। वो जो फोर्स है आपकी ग्रेविटेशन, वो प्रोडक्ट का मतलब है यहां पे मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। वो दोनों ऑब्जेक्ट कौन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ये रहा ऑब्जेक्ट 1, ये रहा ऑब्जेक्ट 2, और इनके बीच का डिस्टेंस है d। कुछ लोग इसको d की जगह r से भी दिखाते हैं, जो आपका मन करे आप उससे दिखाओ। तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात को समझो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू फोर्सेस। और ये फोर्स जो है ये उसके अलोंग चलती है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1
m2 बाय डी स्क्वायर। अच्छा एक बात समझना, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हमारे को एक कांस्टेंट मिलता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां पे भी मिलना चाहिए। तो हमने कहा भैया F इज इक्वल्स टू जी, ग्रेविटेशन के लिए हमने जी लिख दिया, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 10 की पावर माइनस 11 का मैग्नीट्यूड रखता है। इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहां से आई ये यूनिट अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा आपको। ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मान है 6.67 10 की पावर माइनस 11। ठीक है। अच्छा ये जी कांस्टेंट है, ये जी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी बदल लो आप, प्लेनेट बदल लो, कुछ भी बदल लो, मासेस बदल लो, डिस्टेंस बदल लो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट आई कहां से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो हमने आपको फॉर्मूला दिया F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। यहां पे F क्या है? फोर्स। मैं आपको सब की यूनिट बता रहा हूं, सब बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। m1 और m2 क्या है? मास। मास की यूनिट होती है केजी। और d क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी मीटर। सब बच्चे मेरे साथ याद करेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मासेस की यूनिट होती है केजी और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है। ये आपने कई बार पहले भी सुन रखा है, फिर भी नहीं सुना हो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां पर फॉर्मूला आया F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो हमें जी निकालना है, तो हम जी को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीजें उठा के उधर ले जाएंगे एक एक करके। ये चीज ध्यान रखना, जब नीचे से चीज ऊपर जाती है तो ये इधर जाएगी ऊपर और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है। फोर्स जिसकी यूनिट है आपकी न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बार बार मेरे को इसको डी को आर लिखने की आदत है, आप 11th में आओगे ना बेटा तो ये आर हो जाएगा। अभी आपको आर परेशान करता है, आपको रेडियस लगता है, इसलिए मैं डी लिख रहा हूं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है आपका? मीटर स्क्वायर। और मासेस क्या है? केजी केजी। तो आपके पास यूनिट जो आई जी की वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस बात पे ध्यान दो, यूनिट क्या बनी आपके जी की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लगाओ। जब भी मैं बोला करूं लगाओ तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके फटाक से उसको नोट करके फिर आगे बढ़ा दो। बेटा नोट नहीं करोगे याद नहीं होगा, नोट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा, इसलिए बार बार वीडियो को पॉज किया करो, नोट किया करो, फिर आगे बढ़ा करो। ठीक है। आगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक न्यूमेरिकली इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के। हां, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो 1 यूनिट के, यानी कि 1 किलो के, और डिस्टेंस 1 मीटर के। तो ठीक है, मैं इस बात को यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। अगर मैं ये लिखूं F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, और m1 को m2 के इक्वल लूं और 1 kg के इक्वल लूं, और जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर के इक्वल लूं, तो आपकी जो फोर्स होगी वो g के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 1 kg 1 kg और 1 मीटर स्क्वायर, ये सब तो गायब हो जाएंगे। तो F इज इक्वल्स टू जी। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो फोर्स है जो दो 1-1 किलो मास के ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी रखने पर एक दूसरे पर लगाते। ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो फोर्स है जो दो
एक जैसे एक एक किलो मास वाले ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी होने पर एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, और ये बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आप इसको देखोगे तो ये ना के बराबर है। कई बार बच्चे कहेंगे भैया 1-1 किलो की तो जो चीजें होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो उन दोनों को बहुत ताकतवर चीज यानी कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसको वैल्यू में लाऊं तो इतनी छोटी है ये वैल्यू, ना के बराबर, चिन्नू सी 0.000000, पता नहीं कितने 0667। ये बहुत छोटी वैल्यू है बेटा, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए इसके लिए मास बहुत बड़ा चाहिए, जैसे मास ऑफ अर्थ। आइए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। अब देखो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 kg, ये है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो इसको डराने के लिए पूरा खोलते हैं। ये लो, ये है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, हमारी हल्की सी अर्थ इतनी भारी है, और ये आपका मास ऑफ अर्थ है। और क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलो, ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलो, 1 किलो, तो हमारे पास फोर्स कितनी आएगी, जी एम एम, डिस्टेंस कितना है, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। किलो को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, 6.67 10⁻11 1 kg, 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6400 × 10⁻3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप, या होमवर्क है। ठीक है, इतना सॉल्व करना आता है ना, मान के चलो मैं ठीक चल रही है आपकी। फिर वही वीडियो को पॉज करेंगे, पूरे पेज को नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बारी आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी भैया? पहली इंपॉर्टेंस, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमें अर्थ से बांधे हुए? हम अर्थ से उड़ क्यों नहीं जाते? हम अर्थ के बाहर है, हम कहीं बाहर निकल के दूसरे, चलो भैया आज मंगल ग्रह चलते हैं, या कहीं आसपास चलते हैं, मून पे चलते हैं। ठीक है ना, कहने की बात है, आओ मैं तुम्हें चांद तक ले चलूं, लेके थोड़ी जा सकता है, ऐसा बहुत लगता है उसमें। तो वो कह रहा है हमें बांधे हुए कौन है? ग्रेविटी। कौन बांधे हुए है? ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि अर्थ की वो फोर्स जो हमें बांधे हुए है, उसी के लिए हम इस लॉ को पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। काफी सारी चीजें हम देखते हैं अभी। और दूसरी है मून का चक्कर काटना। ये जो मून अर्थ के चक्कर काट रहा है, उसका रीजन कौन है? वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, एक बात। दूसरी बात, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है, उसका रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है मून, और अर्थ चक्कर काट रही है सन के चारों ओर। अब अर्थ के कंपैरिजन में सन बड़ा तो मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास बोर्ड छोटा सा, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया। आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ प्लेनेट, वो है आगे देखो, अराउंड द सन। जो सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनका एक ही रीजन है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और मास ऑफ प्लैनेट्स पे, मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ सन के प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये देखिए एक सुंदर सा डायग्राम बना रखा है राहुल भैया की देन। ये है आपका मून, ये चक्कर काट रहा है अर्थ के, ये है आपकी अर्थ, ये चक्कर काट रही है सन के। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि क्या सन भी किसी के चक्कर काटता है? ठीक है, हिंट है ये कलर। चलिए आगे चलते। टाइड्स, हमारी अर्थ जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हमारी अर्थ पे जो पानी भरा हुआ है वो ज्यादातर आपको सी में, ओशियंस में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका वेट भी बहुत सारा है। जानते हैं आप कितना बड़ा होता है सी या ओशन? उसके अंदर कितने एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, कितने बड़ी लैंड कवर करता है। ठीक है, तो वो जो सारा पानी है,
जो पानी होता है उसकी एक खास बात होती है, वो हिल डुल सकता है ना। तो जब भी मून चक्कर काटता है तो मून 2 पॉइंट लेता है। देखो, जब भी मून चक्कर काटता है तो मून 2 पॉइंट लेता है। मान लो ये अर्थ है, अब इस अर्थ पे इस तरीके से मून की पोजीशन है। अगर मून यहां पे है तो यहां का जो पानी होगा उसकी तरफ जाएगा और हाई टाइड बनाएगा। अगर मून अर्थ से पास है तो हाई टाइड बनेगा, और ऐसा एक दिन में 2 बार होता है। और अगर मून अर्थ से दूर है, फिर देखो वही सेम है, लेकिन इस बार मून यहां पे है तो बनता है लो टाइड। तो 2 तरीके के टाइड बनते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। मून पास है या दूर है, और दोनों टाइड बनने का एक ही कारण है, मून की ग्रेविटेशन। अगर मून और सन दोनों एक साथ अलाइन कर जाए तो पानी और ज्यादा खींचा जाता है, जैसे ये केस। कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून, वो अगर होगा तो और ज्यादा पानी खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे टाइड किस वजह से आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कौन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाता है, जी मून लगाता है। ठीक है, आगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और पॉइंट मास। क्या ग्रेविटेशनल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि सिर्फ अर्थ और किसी मास के बीच में होती है, अर्थ या सन के बीच में होती है, या दुनिया की किसी भी 2 चीजों के बीच में हो सकती है। 2 चार्ज बॉडी, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहली बात मास वाली बॉडीज के बीच में होती है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, अर्थ हो या ना हो, किसी भी 2 चीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इन द रिलेशन एफ जी एम एम बाई डी स्क्वायर, इन द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, इस रिलेशन के अंदर जो क्वांटिटी जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। क्या वो डिपेंड करती है इस छोटे जी पे, ये छोटा जी अभी आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ये उन मासेस पे डिपेंड करती जो अर्थ पे रखे हैं, सरफेस पे डिपेंड करती है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, किस प्लेनेट पे बैठे हो इस पे भी डिपेंड नहीं करता। द वैल्यू ऑफ जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, अभी तो बताया था, इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन को बदला है बस लैंग्वेज दिखाने के लिए, जवाब वही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज एफ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एफ है, इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज हाफ, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अगर वो कहता है मैं दोनों के मास हाफ कर दूं तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी। अगर दोनों के मास हाफ हो जाते हैं, मैं देखता हूं उसने डिस्टेंस सेम रखा है विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो बताइए फोर्स कितनी हो जाएगी। हम कहेंगे जी 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 4, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। याद रखना ये 1/2 और 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा। ये तो हमारा वही पुराना भाई है, ये रहा हमारा वही पुराना फोर्स। तो ग्रेविटेशनल न्यू फोर्स जो आई वो आई 1/4 ऑफ पुरानी फोर्स। जल्दी से इसको रीड करेंगे। चले आगे, कर लिया नोट। अब बारी आती है 2 पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। 2 पार्टिकल्स हैं जिनको थोड़ी दूरी पे रखा गया। द मास ऑफ ईच ऑफ 2 पार्टिकल इज डबल, मास डबल कर दिया जाए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इज अनचेंज। इस बार डबल कर दिया, पहले फिर से वही फोर्स पुरानी वाली कितनी थी, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब दोनों का मास डबल कर दो, 2gm1 2m2 बाई डी स्क्वायर। जो जो चीजें कॉमन है उनको बाहर निकाल लो और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दो, gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये भाई साहब वही पुराने f हैं, तो f डैश इस बार कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पुराने वाला।
चेक करो, आंसर है बी। चलें आगे। बेटा जब भी हटता हूं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, जो जो चीजें नोट करने की हो। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड ड्यू टू द अर्थ बाय ग्रेविटी, विंड, क्लाउड या अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आंसर है ग्रेविटी। अब देखो, एक ये समझो, ये सन के चारों ओर एक चीज घूम रही है, ठीक है। अच्छा सोचो, अगर ये चीज घूम रही है तो कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये अलग अलग पोजीशंस होगी, लेकिन इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो तो हमेशा सेम रहता है। अगर वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर हमेशा सेम रहता है, खुद सोचो, मान लो ये अर्थ है। अब मैं एटमॉस्फेयर आपको बना के तो दिखा नहीं सकता, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो इसकी तरह सॉलिड भी नहीं होता, वो गैसियस फॉर्म में होता है, तो उड़ सकता है जब अर्थ घूमेगी। अब तुम कहोगे भैया ये जो आपके नट है या ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि मैंने इनको बांध रखा है। किससे बांध रखा है? किससे बांध रखा है? ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो अर्थ लगा रही है अपने सेंटर की तरफ। और वो जो गैस का गुब्बारा है, वो जो गैस का एनवलप है, उसको वो बाहर नहीं जाने देती। उस गैस के गुब्बारे को, एनवलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो आपने एनवायरमेंट चैप्टर में पढ़ रखी है। Yes, the Earth's gravity is primary force that holds the atmosphere in place, pulling gas molecules toward the planet and preventing them from the escaping into the space. Much like it keep everything else bound to the Earth. और इसी तरीके से वो किसी को आने भी नहीं देती। Without sufficient gravity like on smaller planet or moon. अच्छा ध्यान देना, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसका रीजन क्या है? कि उनकी ग्रेविटी बहुत कम है। अगर किसी पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एक अपने आसपास की गैस को बांध के रख सके। ठीक है, अगला एक एप्पल है जो गिरता है ट्री से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। ठीक है, एक एप्पल है जो गिरा ट्री से अर्थ पे। ठीक है, तो अगर F1 फोर्स मैग्नीट्यूड है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अगर F1 वो फोर्स है जो अर्थ ने लगाई है एप्पल पे, और F2 वो फोर्स है जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो एक्सर्ट करता है एप्पल अर्थ पे। अच्छा, जब अर्थ खींच रही है एप्पल को, तो एप्पल भी खींच रहा है अर्थ को। दोनों की फोर्सेस कैसी है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। जिस फोर्स से, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से एप्पल खींच रहा है अर्थ को, उसी से अर्थ खींच रही है एप्पल को। ठीक है, आगे चलते। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है गिरना सिर्फ ग्रेविटी की प्रेजेंस में। एक बात, मान लीजिए ये चीज गिर रही है, मान लीजिए ये चीज गिर रही है, बताइए इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी? जब ये गिरी नहीं है, 0। अब जब नीचे गिरेगी तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। किस एक्सेलरेशन से? वो है आपका g। तो इस केस के अंदर आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन होता है g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात सिर्फ अर्थ के लिए, अर्थ के लिए एक और बात बता दूं, अर्थ की भी पोजीशन बदलने पर यह 9.8 बदलता रहता है। 9.8 हमारी पूरी अर्थ की एवरेज एक्सेलरेशन है। दूसरी बात, ये हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये कैसी होती है? हमेशा डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, याद रखना। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपसे कोई पूछे कंसेप्चुअली कि कैसी होती है, तो आपको बोलना है नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -9.8, और इसकी यूनिट वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, जो आपने पढ़ी होगी मोशन चैप्टर में। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज नोन एज फ्री फॉल। जब कोई चीज सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में गिरे तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। इन केस ऑफ फ्री फॉल नो चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस। वो हमेशा नो चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक प्लेस, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मैंने बोला था 0 1 2 3 4 कुछ भी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। दिस एक्सेलरेशन एक्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट डिनोटेड बाय स्मॉल जी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पूरे पेज को पढ़ लो, फिर वही वीडियो पॉज करो, पेज की इंपॉर्टेंट चीजें रीड करो और जो नोट करना है वो नोट करो। ठीक है, चलिए अब वो कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको अगर मैं अभी हमारे जो बेसिक फॉर्मूला था इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर से कंपेयर करूं तो हमें एक नया एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। वो कहता है मान लीजिए मास ऑफ अर्थ है एम, रेडियस ऑफ अर्थ है आर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है छोटा एम और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और ऑब्जेक्ट है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो फोर्स होगी हमारी फोर्स वो क्या होगी जी, वो होगी जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। एक बात ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं हमारी फोर्स ये भी तो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं इस इक्वेशन से, इक्वेट 1 and 2। ऑन इक्वेटिंग 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिलता है जी एम एम ई आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। एम से काटा एम, ओए क्या काट दिया, एम से काटा एम, तो हमें छोटे जी की वैल्यू मिल गई। आइए देखते हैं छोटा जी क्या है। छोटा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। मैं दोबारा बता दूं हमारा मास ऑफ अर्थ है बहुत बड़ी वैल्यू 6 × 10⁻²4 और रेडियस ऑफ अर्थ भी बहुत बड़ी है 6400 किलोमीटर। ये आप याद रखो तो अच्छा है, वैसे जनरली सीबीएसई लेवल पेपर पे तो आपको मिल जाता है लिखा हुआ। अब ये आपके पास छोटे जी की वैल्यू आ गई। छोटा जी कहने के लिए छोटा है, वैसे इसकी वैल्यू बड़े जी से बड़ी होती है। बड़े जी की वैल्यू है 6.67 10⁻11 और छोटे जी की वैल्यू है 9.8, जिसको हम आसान करने के लिए कभी कभी 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा इस पूरे पेज को रीड करो, कुछ नोट करना है तो नोट करो, मेरे हिसाब से तो सारा नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतनी अच्छी फिगर बनाई थी तो इसको भी समझा देता हूं। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये है हमारी प्यारी अर्थ, जिस अर्थ के सेंटर से उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस है आरी, और वहां जो ऑब्जेक्ट भाई साहब रखे हैं उसकी सरफेस पे उनके सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ तक के सेंटर का डिस्टेंस हो गया आरी। कुछ बच्चे कहते हैं भैया कुछ तो डिस्टेंस वो भी होगा जो सरफेस से उस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक आए, है ना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए बेटा, जब भी हटता हूं बार बार बोल रहा हूं वीडियो पॉज किया करो, पॉज करके फटक से नोट करो पूरी की पूरी शीट, फिर आगे बढ़ जाओ। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो जी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये किसके लिए है, अर्थ के लिए। मैंने आपसे कहा कि भैया अर्थ की जगह अगर मैं मून लूं तो तुमने कहा मून ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मून का कितना होगा जी, भैया मून का मास बहुत कम है भैया, बहुत हल्का होता है मून, उसका रेडियस भी कुछ खास नहीं है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। कितनी आती है बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मैंने कहीं ले लिया जुपिटर, जुपिटर तुम कहोगे भैया बहुत हैवी है, तो क्या जुपिटर का जी बहुत ज्यादा होगा, क्या जुपिटर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, होगा तो कमेंट करो, नहीं होगा तो बता दो कि भैया आप तो गलत बोल रहे हो। इस बात पर गौर करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वो डिपेंड करता है उस प्लेनेट का या अर्थ का मास कितना है। अगर मैं 150 ग्राम और 500 ग्राम दोनों को छोड़ता हूं तो वो साथ साथ जमीन पे आने चाहिए। अब किसी बच्चे ने कहा भैया नहीं आते साथ साथ,
आपने एक चीज ली और एक चीज ली हल्की, और ये तो फटाक से आ गई भारी वाली, और ये लहरा लहरा के आ रही है। तो वो बात इसलिए क्योंकि उसको एयर रेजिस्टेंस उसकी सरफेस को होल्ड कर रही है, रोक रही है, जाने नहीं दे रही। अगर आप सिर्फ ग्रेविटी की बात करोगे तो दोनों साथ साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे साथ साथ लगती है। सो एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या वेरिएशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी भाई साहब का। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी अर्थ की सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा। अगर मैं अर्थ से ऊपर जाऊंगा तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, अगर मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। लेकिन सरफेस पे भी फिक्स नहीं है, हमारी अर्थ गोल है ही नहीं। देखो ये बनाई भैया ने अर्थ, ये स्फेरिकल नहीं है। मान लो मैं एक स्फीयर बनाता हूं, देखना, अरे बन जा, देखो ये बना हमारा एक सर्कल। इसको मैं, अब देखो आपको ये पता होगा ये जो हमारा जिसपे हम पढ़ाते हैं वो चीज एक 2D है, तो इसी को हम स्फीयर मान लेते हैं। अब मैं बनाता हूं एक एलिप्स। अरे राम, शायद गलत बना दिया, काम चला लेना बेटा। अगर मैं आपसे कहूं सर्कल को देखो और एलिप्स को देखो, अरे ये नहीं उठता क्या, एक मिनट रुको बेटा, मुझे थोड़ा कच्चा पक्का चलाना आता है। नहीं चलो कोई नहीं, दोबारा बनाता हूं मैं सर्कल। देखो एक तो ये देखो, ये हमारी अर्थ है, और ये जिसे हम सोचते अर्थ है। हमारी अर्थ इतनी परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होती, हमारी अर्थ ऐसी होती है। अब इस अर्थ पे मैं कुछ चीजें बना रहा हूं, ये है हमारे पोल्स, सुनो पोल्स, और ये है इक्वेटर। तो मैंने आपसे कहा भाई साहब पोल्स और इक्वेटर को देखो और मुझे ये बताओ, क्या इक्वेटर का रेडियस और पोल का रेडियस इक्वल है जैसे सर्कल में होता है? नहीं है। इसका मतलब जिस तरीके की हमारी अर्थ है, अगर हमारी अर्थ ऐसी होती तो सब जगह से इक्वल होती, ये भी आर और ये भी आर, लेकिन ऐसी नहीं है ना, हमारी अर्थ तो ऐसी है। इस हिसाब से रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से, और हमारा जो छोटा जी है उसका रिलेशन क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। आर उसके साथ इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आर बढ़ा तो जी घटेगा। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमें डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन नहीं समझ आता, और मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। राहुल भैया, साहिल भैया, सचिन भैया, इनकी बात सुनोगे तो डायरेक्टली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। साहिल भैया, सचिन भैया और राहुल भैया की बात अगर सुनोगे तो साइंस और मैथ्स के मार्क्स डायरेक्टली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं। आप भाई साहब कहां हैं हमारे, ये रहे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया दिखा रहे हैं कि उनके पास क्या है, ये है फोन, ठीक है, एप्पल का है। अब ये फोन का यूज जितना बढ़ेगा उतने ही आपके मार्क्स, ठीक है। ये वाली क्लिप पेरेंट्स के साथ शेयर कर देना, वो आपको बताएंगे कि जितना आपका यूसेज बढ़ेगा मोबाइल का, उतना ही आपके मार्क्स कम होंगे। अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो सिर्फ एक काम के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए, दूसरा कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। जैसे 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 आपकी एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटेशन घटेगा, अगर आपका मोबाइल यूज बढ़ा तो मार्क्स घटेंगे, मोबाइल यूज बढ़ा मार्क्स घटे, इसे इनवर्स रिलेशन कहते हैं। टीचर्स पे ध्यान बढ़ा मार्क्स बढ़े, इसे डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अब जल्दी से इस पॉइंट को समझो। तो अगर यहां पर रेडियस का रिलेशन ग्रेविटेशन के रिलेशन से इनवर्स है तो इस बात पे आप गौर कर सकते हो, जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशन घटेगा।
देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, मैं 6400 कह रहा था ना, यह है 6356 किलोमीटर और यहां पर है 6378, तो हम एवरेज ले लेते हैं बेटा उसको 6400। पूरा पेज रीड कर लो बेटा, यहां से पढ़ना चालू करता हूं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल इज मिनिमम, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, यानी कि इनवर्स रिलेशन, जहां पर मिनिमम है डिस्टेंस वहां पर मैक्सिमम है जी, इसका उल्टा, अगेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। आगे चलते, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, तो जरा इस फॉर्मूले को देखो, जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बात को सुनना, तो जी और आर का क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब आपने कहा भैया मैंने ना इसमें हाइट जोड़ दी, मैं जब हाइट पे गया ना तो मैंने इसमें हाइट जोड़ दी, अगर हाइट जोड़ दी तो मैंने इनवर्स रिलेशन बढ़ा दिया, इनवर्स रिलेशन बढ़ा दिया तो जी घटेगा। अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना जी घटेगा, इनवर्स रिलेशन। तो हाइट बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। और अगर मैं डेप्थ में जाता हूं, ऐसे गहराई में जाता हूं, तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके नीचे की अर्थ ही उसको अट्रैक्ट करती है, ऊपर की नहीं। तो हमारी इफेक्टिव अर्थ ही कम रह गई, ठीक है। तो यहां पर हमारे जी का जो पुराना फॉर्मूला था वो था जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अब हो गया है जी डेप्थ इज इक्वल्स टू जी मास इफेक्टिव मास डिवाइडेड बाय, हाँ ये बात दूसरी है, यहां पर भी कम हुआ है, लेकिन ध्यान रखना मास के अंदर वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम में डिस्टेंस का क्यूब होता है, तो मास जितना कम होगा उतना ही जी कम होगा। मास कम होने से कम हुआ जी। किसका मास कम हुआ, उस अर्थ का जो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। अब पूरी अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही, ये वाली अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही, ये वाली जिसको मैंने येलो लाइन से डिपिक्ट किया है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर ऑन पोल, नहीं, लीस्ट ऑन पोल। क्या पोल पे वो कम होती है, नहीं, पोल पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। लीस्ट ऑन इक्वेटर, हाँ ये ठीक है। इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, नहीं, पोल से इक्वेटर नहीं, इक्वेटर से पोल इंक्रीज करती है, सी आंसर है इसका। याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। इक्वेटर पे लीस्ट होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है। पोल्स से इक्वेटर पर जी इंक्रीज होती है, हां ना बोलो। फिर से वीडियो पॉज करो, जो नोट करना है नोट करो, आगे बढ़ो। चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called force of attraction between two unit। देखो ये है यूनिट masses, अब आप बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या है, ग्रेविटेशनल लिखा नहीं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू वेरी करती है प्लेस के हिसाब से, प्लेनेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से। इट्स वैल्यू इज दिस मच, और इसकी वैल्यू 9.8 अर्थ पे, लिख लो ऑन अर्थ। अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे भी ऊपर नीचे जाओगे तो चेंज हो जाएगी। इसकी यूनिट पढ़ लो, इसकी यूनिट पढ़ लो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से इसको पढ़ेंगे, जल्दी का मतलब होता है बहुत जल्दी। वीडियो पॉज करेंगे, सारा का सारा रीड करेंगे। चलिए
आगे बढ़ते, अगला पॉइंट पढ़ते, वर्टिकल मोशन। भैया वर्टिकल मोशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोशन पढ़ा दूं। मोशन हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा मोशन रिपीट मार रहे, 2 सेकंड लूंगा मैं आपके। देखिए यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जल्दी से ये फर्रे तैयार कर लो अपने। यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, वी है फाइनल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, और ए बन जाएगा जी किसके लिए, फॉर, चलो इसको छोड़ो, बनाऊंगा धीरे धीरे, आप साइड में बनाऊंगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और कोई पॉइंट, एस डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी मोशन में। अब मैं इसको वर्टिकल मोशन कर रहा हूं। वर्टिकल मोशन में मुझे यू से कोई दिक्कत नहीं है, वी से कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्सेलरेशन है वो बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट बन गया है हाइट। ठीक, अच्छा अब बात आती है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उछालता हूं और ये वापस मेरे पास आता है, अरे राम सॉरी, ये वापस मेरे पास आता है, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, ये चीज ऊपर गई, यहां आके रुकी, फिर वापस आई, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है। वो सारी बातें हम यहां जानने की कोशिश करेंगे। वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट टेन बाय बॉल। अच्छा जी, पहले हम कुछ चीजें समझ लें। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। कुछ याद आया, फर्स्ट टर्म घोट घोट के पिलाए थे सारे कुछ फॉर्मूले। अब अगर मैं इसको वर्टिकल मोशन में देखूं, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में बात आती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस की जगह आ जाता है हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। समझो, यही 3 एक्सप्रेशन लगेंगे, थोड़ा सा बदल के, बात को समझो। चले, चलिए, अब वो कहता है यहां से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर जा रही है, 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 स्लो हो गई बिल्कुल। कहां स्लो हो गई भाई, यहां पे, यहां जाके बॉल रुक गई, रुक गई, फिर वापस आ गई, आ रही है, 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 फिर जब वापस आई तो यू से ही वापस आई। तुलना बात को हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला होता है। v इस पॉइंट के लिए, अपवर्ड के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन ऊपर जाना, अपवर्ड मोशन के लिए आपका v हो जाएगा 0। u कितना है, u रहेगा, a कितना है माइनस का g। ध्यान रखो मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव ले रहा हूं, इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। t कितना है टाइम, तो आपका टाइम कितना आया, u को उठाकर उधर ले जाओ, माइनस का ही हो जाएगा। मैं बताता हूं, इस u भाई साहब को उठा के हम उधर लेकर गए, जब भी कोई चीज इधर से उधर लेके जाते हैं साइन साइन के, तो वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव से नेगेटिव काटा, हमें मिल गया हमारा टाइम u बाय जी। और ये बात किसी को नहीं बतानी है कि जितने टाइम में जाएगा उतने ही टाइम में आएगा, जितने टाइम में जाएगा उतने ही टाइम में आएगा। तो मैंने आपसे कहा टाइम कितना है, u बाय जी जाने का, टाइम कितना है u बाय जी आने का, टाइम कितना है टोटल 2u बाय जी। अरे रंग कैसे बदल गया, बात समझ में आई, ठीक है। अब इसी कोई आपको टीचर बोल देगा ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है, सो छोटी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, समझे। v इक्वल टू यू प्लस 80, अपवर्ड मोशन लगा दिया,
अपवर्ड मोशन से मेरे पास टाइम कितना आया, u बाई जी। उस u बाई जी को अगर मैंने जाने पे भी u बाई जी रखा, आने पे भी u बाई जी रखा, तो मेरा क्या हो गया, 2u बाई जी। आने जाने का टाइम 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। बात को समझो। फाइंड टाइम टेकन बाय अ बॉल टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। कितना टाइम लगेगा बॉल को सबसे ऊपर तक पहुंचने में, जहां सबसे ऊपर वेलोसिटी 0 है। तो हमने कहा भैया फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, v तो 0 है, u तो u है, और ये भाई साहब माइनस g है। तो सिर्फ जाने का टाइम कितना लगा, माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी बाई टी। तो t इज इक्वल्स टू u बाय g। समझेंगे इस बात को, फिर आगे चलते हैं। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। मैं आंसर लिख रहा हूं, सेम आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे केस 2। अब अगर कोई आदमी इस तरीके से ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकता है, फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हमें नहीं पता, तो हम v इक्वल टू प्लस एटी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट h। कोई बात नहीं, हम h की फॉर्म में आंसर दे देंगे, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला और है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ ना बोलो, s को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाइट, u को लिख सकते हो 0t प्लस हाफ g माइनस का g p स्क्वायर। तो आपके पास जो आया, क्या निकालना था, टाइम, वो आ गया 2h अपॉन में g। देखो ठीक है, चले आगे, चलो। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से बॉल हिट करेगी ग्राउंड को। तो तीसरा फॉर्मूला भी हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a टोटल हाइट। तो v कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। समझो, ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। अगला, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। what is its स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो टक्कर खाएगी जमीन से तो उसकी स्पीड क्या होगी, वो तो फॉल करी थी, फॉल का मतलब यू तो 0 था। बी हाइट दे रखी है, हमें हाइट भी पूछ रहा है, वी हमसे वो पूछ रहा है, टाइम दे दिया उसने हमें 0.5 सेकेंड। तो v इक्वल टू प्लस ए टी लगा दें, जरा देखना बेटा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, मतलब भगवान का दिया सब कुछ है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक ठीक लगा लो। अब वो कह रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी होती है जी, पहले थी 0, अब है 5/2, तो एवरेज स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरा, हाउ हाई, कितना ऊपर तक जाएगा वो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, जिसमें से ये s है हाइट, u है 0, हाफ a कितना है 10, टाइम कितना लगा है हमारे पास 0.5। कितना टाइम लगेगा, ध्यान देना, ये तो हाफ है, ये 10 है, 0.5 जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 या 25 नहीं बनेगा, 0.25 बनेगा। कैसे आया वो सचिन सर बताएंगे, मैथ की फीस आप सचिन सर को देते हो, लगा लो। नोट कर लिया, पूरा पेज पढ़ लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन
वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 49, यू दे दिया आपको। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक हो जाएगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी नहीं दिया हुआ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। आपका v जीरो है, जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो मैक्सिमम हाइट कहां तक होती है, जहां जीरो हो उसकी वेलोसिटी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, ये कैलकुलेशंस आप लगा लोगे। 9.8 s को आप चाहो तो हाइट के लिए h कह सकते हो, हाइट, और हाइट निकाल लो। द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, कितना टाइम लगा, अभी बताया था टोटल टाइम होता है 2u/g, मैं खुद ही भूल गया। हाँ ठीक है, 2u/g, 2 तो ठीक है, u कितना है 49, g कितना है 9.8, कर लो कैलकुलेशन, खुद करेंगे। मान के चलता हूं मैं कि साइंस के बच्चों को छोटी मोटी कैलकुलेशंस आती होगी। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इतनी हाइट, कैलकुलेट इट्स फाइनल स्पीड, फिर से वही फॉर्मूला v इक्वल टू नहीं लगेगा, हाइट दिए ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वो फॉल करा है ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड 0 है, उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है 10 क्योंकि ग्रेविटी के अंडर है, और हमारी हाइट लग रही है 19.6। 19.6 हो तो एक्सेलरेशन 9.8 ले लेना, कट जाएगा ना 2 पे। हम जो 10 लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, मुश्किल करने के लिए नहीं। ये हो गया आपका 0, ये भाई साहब वी स्क्वायर 2, जी कितना है 9.8, हाइट कितनी है आपकी 19.6, 2as v आ जाएगा। ये तो हो गया 19.6 मल्टीप्लाई में 19.6, तो अंडर रूट भी आसान हो जाएगा इसका। v कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 19.6 मल्टीप्लाई में 19.6 यानी कि उसका स्क्वायर, यानी कि जवाब आया 19.6 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना बेटा, आंसर गलत हो तो कमेंट में बता देना। आगे चलते हैं। A stone is thrown vertically up with initial speed 40, एक पत्थर हमने फेंका नीचे से जिसकी इनिशियल स्पीड थी 40। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है इसका 10। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कहां तक जाएगा, v कितना है 0, फिर से वही फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, खुद लगाओ। दूसरी बात क्या कहता है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, कितनी हाइट लेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट तो वापिस आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आने की वाली हाइट और जाने वाली हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ हाइट। पढ़ो पूरा क्वेश्चन। जल्दी से इसको लगाओ फिर आगे चलते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 100 मीटर, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, उसी वक्त एक पत्थर नीचे से ऊपर भेजा, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है 25। अच्छा, नीचे वाले पत्थर की वेलोसिटी है 25। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट। मान लो किसी ऐसे पॉइंट पे मिलते हैं जो ऊपर से x डिस्टेंस पे है, तो नीचे से कितना होगा 100 मीटर माइनस x। अब बात को समझो, मैं एक चीज ऊपर से फेंक रहा हूं, एक चीज नीचे से फेंक रहा हूं, वो कब मिलेगी, वो कब मिलेगी ये पता लगाना है हमें। ठीक है, अब वो कहता है कैलकुलेट करो कब और कहां वो दोनों पत्थर मिलेंगे। अच्छा, यहां पे हमारे पास दे रखा है कि ऊपर से जब वो चीज चलेगी तो फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अप टू डाउन, तो x इज इक्वल्स टू 0t प्लस हाफ GT1 स्क्वायर। जरा देखो, ठीक है। दूसरा डाउन टू अप, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो हमारे पास आता है 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस बार यू कितना है 25, बात को समझो, जहां से ये गया वहां से ये गया, जब भी मिलेंगे, मान लो घड़ी चलाई हमने, ऊपर 9 बजे से इसको पत्थर को फेंका, यहां से भी फेंका, और जब ये मिले तो 9:03 हो रहे थे, तो T1 T2 दोनों बराबर है। ठीक, एक अपवर्ड के लिए एक डाउनवर्ड के लिए है। भाई ये क्या हुआ, कभी कभी चलता नहीं है, चल नहीं है ना। चलिए बेटा, पता नहीं क्या गड़बड़ है, मैं इसको उठा के इधर लाना चाह रहा था, कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई। इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा, थोड़ी जगह कम है क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो अब एक बात आप समझिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया 1, इस इक्वेशन को नाम दिया 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पर x x कट जाएगा, यहां बचेगा 100, ठीक है। ये आपका खत्म 0t, हाफ जी टी, तो जी टी स्क्वायर प्लस 25t, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से टाइम निकाल लो, ठीक है। कैलकुलेट वेन तो निकाल दिया, अब वेयर मिलेंगे, ये वेयर जी वहां से पता चल जाएगा, x इज इक्वल्स टू पहली इक्वेशन में हाफ जी टी स्क्वायर, हमें पता चल गया ये वेन मिलेंगे और वेयर मिलेंगे। याद क्या रखना है, इस वाले क्वेश्चन में हिंट क्या है, टाइम है, टाइम सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, इस बात पे ध्यान दो। चले आगे, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, ठीक है, रिटर्न टू द थ्रोअर्स आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना है, टाइम टोटल है 6 सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया था टोटल टाइम होता है 2u/g की, तो वेलोसिटी क्या होगी जिससे उसको फेंका गया, u इज इक्वल्स टू टी टोटल मल्टीप्लाई में g बाय 2, 6 मल्टीप्लाई में 10/2, 30 मीटर पर सेकेंड से उसको फेंका गया होगा। कितनी हाइट लेगा वो, बी पार्ट, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s कितना है वो तो निकालना है, u कितना है 30, टाइम कितना लगा है, जाने में 3 आने में 3 सेकेंड। बेटा याद रखना, टाइम आधा हो जाता है जब कोई कहे ना कितनी हाइट तक गया, तो एक बारी सिर्फ जाने जाने के लिए टाइम आधा लगेगा, बार बार बोल रहा हूं, जाने के लिए टाइम आधा लगेगा। मान के चल रहा हूं ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लोगे। सी पार्ट, कलर चेंज में आता है जब मर्जी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन कितनी होगी, टाइम उसने बोला 4 सेकेंड के बाद, उस पर एक्सेलरेशन जब नीचे से ऊपर जा रहा है हमेशा लग रहा है -10। हमारा है फॉर्म पोजीशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस t को मैं t डैश कह रहा हूं और हमारे पास t डैश है 4 सेकेंड। वैल्यू पुट करो, आपको पता चल जाएगा उसकी हाइट क्या होगी, u रखोगे 30, t रखोगे 4 सेकेंड, फिर एक्सेलरेशन रखोगे 10। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 m2 हैविंग द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द हाइट h1 and h2 रिस्पेक्टिवली
फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम दे वुड टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उन्हें जमीन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। विल दिस रेशियो रिमेन सेम इफ द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज होलो एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज सॉलिड, अगर उनके मैं होलो और सॉलिड कर दूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बोथ ऑफ देम होलो और होलो साइज रिमेन सेम इन ईच केस गिव रीजन, ठीक है। देखिए फर्क तभी पड़ेगा जब जी में चेंज आए। जी में चेंज कब आता है, जब हम प्लेनेट चेंज कर दे या उसका डिस्टेंस चेंज कर दे। क्या हाइट चेंज करने से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या उनकी शेप या उनका मास चेंज करने से, ऑब्जेक्ट की शेप ऑब्जेक्ट का मास चेंज करने से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या प्लेनेट की मास को चेंज करने से फर्क पड़ेगा, हाँ जी पड़ेगा। तो आप याद रखिए जो स्मॉल जी है वो डिपेंड करता है जी पे, जो कांस्टेंट है मास ऑफ प्लेनेट पे और रेडियस ऑफ प्लेनेट के स्क्वायर पे, इस बात को ध्यान रखो। अब वो कह रहा है रेशियो निकालना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। किससे निकाले टाइम, x = ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। दोनों के दोनों मासेस जो थे ड्रॉप किए गए थे, तो u दोनों का 0 है। x = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h1 = हाफ g t1 स्क्वायर, h2 = हाफ g t2 स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या चीज आएगी, हाफ से हाफ कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h1 बाय h2। t1 बाय t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2। समझो और मुझे भी समझाओ, बात समझ में आई या नहीं आई। आगे चलते हैं। वेट क्या होता है, वेट, वेट फोर्स है, हिंदी में बोले तो बोझ। कई बार सुना होगा आपने कि किसी से भी, कोई बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं कई बार कि बेटा आप तो धरती पे बोझ हो। इसका मतलब धरती पे हम क्या लगा रहे हैं, बोझ लगा रहे हैं। तो धरती जब हमें खींचती है और जब हमें अपनी तरफ पुल करती है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उससे पता चलता है कि हम कितनी फोर्स अपने वेट से लगा रहे हैं अर्थ पे, उसी को कहते हैं वेट। तो वेट क्या है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड वेट, ठीक है। तो वेट क्या है, पहली बात जी वेट एक फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, जिसके अंदर आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वेट का फॉर्मूला आ गया। वेट की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट न्यूटन है, वही जो फोर्स की होती है। क्या वेट जी वेरी करने से वेरी करता है, बिल्कुल करता है। तो पोल पे तो जी ज्यादा होता है तो पोल्स पे वेट ज्यादा होगा, इक्वेटर पे जी कम होता है तो इक्वेटर पे वेट कम होगा। तो मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस पोल पे ज्यादा होता है या इक्वेटर पे, तो आपने कहा इक्वेटर पे ज्यादा होता है। जी पोल पे ज्यादा होता है या इक्वेटर पे, जी पोल पे ज्यादा होता है। तो वेट पोल पे ज्यादा होता है या इक्वेटर पे, वेट पोल पे ज्यादा होता है। वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे, मास तो कांस्टेंट है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या बात करूं, अगर हाइट इंक्रीज हुई तो मैंने बताया था जी डिक्रीज होगा तो वेट भी डिक्रीज होगा। अगर डेप्थ इंक्रीज हुई तो क्या जी डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, तो वेट भी डिक्रीज होगा। तो अगर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाते हो तो भी आपका वेट कम होता है, और अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हो तो भी आपका वेट कम होता है। मास पढ़िए, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, इट इज मेजर्ड, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है। ये मेजर करता है इनर्शिया ऑफ बॉडी, ये वो क्वांटिटी है मैटर की जो बॉडी कंटेन करती है। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज मेजर ऑफ द ग्रेविटी। असलियत में वेट एक फोर्स है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेट कांस्टेंट नहीं रहता, ये डिफर करता है अलग अलग प्लेस पे। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेट जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। ऐसा यूनिट वेट की, मास की केजी, ऐसा यूनिट वेट की न्यूटन। पूरा पेज पढ़ लो, ये डिफरेंस आ भी सकता है।
अब वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है 10 किलो का, ठीक है जी। व्हाट इज वेट ऑन अर्थ? वेट क्या होगा अर्थ पे? एम जी। एम कितना है? 10 किलो। जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट कितना हुआ? 98 न्यूटन। समझे? चलिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। देखिए ये सारी कैलकुलेशन आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको क्लास में करा रखा है, मेन क्लास में, ठीक है। वन शॉट को हम थोड़ा जल्दी खींच रहे हैं, तो मैं इसका सिंपल सा एक शॉर्टकट बता दूंगा, उस पर ध्यान देना सिर्फ। देखिए जो जी होता है अर्थ का, अगर वो जी है तो जी मून का होगा 1/6, 1/6 उस जी का, ठीक है। इस जी को निकाला किससे गया? उसी जी के फॉर्मूले से। कौन सा जी का फॉर्मूला? जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और जी मून, जी मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जरा समझो इस पूरी बात को, वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन पूरी पढ़ सकते हैं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ मून कितना होता है, क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से 1/6 आया। आगे चलते हैं। कहता है 10 न्यूटन किसी का वेट है अर्थ पे। अच्छा, तो वेट कितना है? 10 न्यूटन। तो मास कितना हुआ उस चीज का? 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं जी को 10 ले लेता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो उसका मास आएगा 1 किलो। व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन सरफेस ऑफ मून? तो वेट मून पर कितना होगा? वो होगा 1/6 ऑफ वेट जो भी अर्थ पे, 1/6 ऑफ 10/6, ठीक है। चलो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ? भैया आपको मास तो दे दिया 10 किलो, उसने मास तो 10 किलो फिक्स दे दिया। अब बताइए उसका वेट कितना होगा अर्थ पे, वेट कितना होगा मून पे? एम जी, और यहां पे एम जी बाय 6। एम जी कितना है? 10 मल्टीप्लाई में 10, 100 न्यूटन। और ये कितना है? 10 मल्टीप्लाई में 10/6, 100/6 न्यूटन। अब समझो, फिर से वीडियो पॉज करो, सारा नोट करो, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ से अंदर जाओगे तो मैंने कहा था वेट कम होगा। कम करते 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 आप तो सेंटर पे ही आ गए। अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो आपके नीचे कोई अर्थ नहीं आती है, इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगी। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जो जी है वो 0 है, तो वहां पर वेट भी 0 होगा। चलिए, थ्रस्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा चला गया है, लेकिन काम का है। 1 घंटे 10 मिनट का हो गया। दूसरे लेक्चर में मैं 15-20 मिनट के अंदर आपका थ्रस्ट करा दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे। इस वन शॉट को बेटा हम 2 पार्ट में लेंगे।